अगला टॉपिक है जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन में जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। तो भारत की जनसंख्या संगठन है 4 टोटल भागों में बांटा गया: ग्रामीण नगरीय संगठन, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। तो ग्रामीण नगरीय संगठन में अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँवों में निवास करता है। 2011 के जनगणना के अनुसार यह है। देश में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात असमान है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या बिहार और सिक्किम में पाया जाता है और दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में, और न्यूनतम जनसंख्या संगठन है राज्य में गोवा और महाराष्ट्र में है, और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में है। प्रवास से भी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन प्रभावित होता है। जैसे अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास को अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है, और फिर एक राज्य के अंदर में अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। राज्य के अंदर भारत में 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तो क्यों होता है वृद्धि? तो सुविधा अधिक होगा वहाँ वृद्धि होगा। तो सुविधा कहाँ अधिक होगा? जहाँ रोजगार अधिक हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, स्वास्थ्य हो। अब प्रवास अधिक होगा वहाँ भी जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। जैसे गांव से नगरों में प्रवास अधिक होता है। तो अधिकतम कहाँ कहाँ होता है? तो गोवा में 62% होता है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है वहाँ 98%, और निम्न प्रवास होता है हिमाचल प्रदेश 10% और बिहार में 11%। अगला दूसरा है भाषाई संगठन। इसमें भारत में भाषाई विविधता अधिक है। लगभग 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां बोली जाती है भारत में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचित किया गया है। अगला टॉपिक है भाषाई वर्गीकरण। इसमें भारतीय यूरोपीय आर्य है पहला, जो 73% भारत में पाए जाते हैं। दूसरा द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं जो 20% है। तीसरा ऑस्ट्रिक बोलने वाले हैं जो 1.38% है। चौथा है चीनी तिब्बती जो 0.85% है। भाषा परिवारों की विशेषता अगला टॉपिक है। तो भारतीय यूरोपीय आर्य, तो कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग आर्य भाषाएं बोलते हैं भारत में। इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूरे उत्तरी भारत में है। इसमें हिंदी मुख्य है, इसमें हिंदी मुख्य भाषा है। अगला है द्रविड़ भाषा परिवार, तो कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग द्रविड़ भाषाएं बोलती है। 5वां हिस्सा भारत की कुल जनसंख्या का जो है वह द्रविड़ भाषा बोलती है। इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार तथा छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में बोला जाता है। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम मुख्य भाषाएं हैं। अगला टॉपिक है धार्मिक संगठन। तो देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण असमान है। कुछ राज्यों में अधिक है, जैसे हिंदू ऐसे 70 से 90% पाया जाता है भारत में। मुस्लिम है वो जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में पाया जाता है। ईसाई है गोवा में, केरला में, झारखंड में, मिजोरम में, नागालैंड में। सिख जो है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, और बौद्ध जो है महाराष्ट्र में अधिक पाए जाते हैं तथा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति में पाए जाते हैं। और जैन जो है राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में, गुजरात में और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कुछ राज्यों में कम पाए जाते हैं। यहाँ पे सभी का प्रतिशत दिया हुआ है। भारत में धार्मिक समुदाय कितना पाया जा सकता है? हिंदू दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है सभी धर्मों के। फिर अगला है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है।
पहला मुख्य श्रमिक, तो मुख्य श्रमिक कौन होता है? तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन अर्थात 6 माह काम करता है, वह मुख्य श्रमिक कहलाता है। दूसरा सीमांत श्रमिक, तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, वह सीमांत श्रमिक कहलाता है। तीसरा है आश्रमिक, वह व्यक्ति जो बेरोजगार होता है उसे आश्रमिक कहते हैं। अगला है आश्रित श्रमिक, तो आश्रित किसे कहते हैं? तो जो 0 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे रहते हो और 60 वर्ष से अधिक के आयु के वर्ग जो बुजुर्ग रहते हैं वह आश्रित श्रमिक कहलाते हैं, क्योंकि यह कोई योगदान नहीं देते हैं। अगला टॉपिक है श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात, तो गोवा में 39.6% है, दमन एवं दीप में 49.9% है। अधिक प्रतिशत वाले राज्य में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। अधिक प्रतिशत वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप। कुल जनसंख्या का 55% कृषक है या मजदूर है। भारत में जितने जनसंख्या पाई तो उसमें 55% कृषि मजदूर पाए जाते हैं, 4% घरेलू उद्योग में संलग्न लोग हैं और 41% अन्य श्रमिक है या आश्रित श्रमिक है। कुछ राज्यों में कृषक अधिक होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। कुछ राज्यों में कृषक मजदूर अधिक होते हैं, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला टॉपिक है कायिक संवर्ग, तो सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा है। पहला कृषक, दूसरा कृषि मजदूर, तीसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक, चौथा अन्य श्रमिक। अगला टॉपिक है भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसके बाद तमिलनाडु का है 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो दूसरे स्थान पर है। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश, भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में यह दर्जे का जनसंख्या घनत्व अधिक है। अगला टॉपिक है देश की जनसंख्या में किशोरों का योगदान, तो 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के लोग को किशोर कहा जाता है। किशोर जनसंख्या का मूल्य अत्यधिक होता है, क्योंकि भविष्य में उनसे आशाएं होती है। इन पर देश का विकास व उन्नति निर्भर करता है। किशोर वर्ग जल्दी सुभेद्य हो जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है। अगला टॉपिक है किशोरों के मार्गदर्शन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अंतर्गत किशोर युवाओं के चौमुखी विकास पर बल दिया गया था। देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकों के गुणों का विकास करना, युवाओं की प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व के संदर्भ में उनको सशक्त करना, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर बल देना। अगला है आर्थिक गतिविधियों में स्त्रियों का कम प्रतिभागिता के कारण, तो संयुक्त परिवार, निम्न सामाजिक व शैक्षणिक स्तर, बारंबार शिशु जन्म, रोजगार के सीमित अवसर। अगला टॉपिक है समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियाँ, तो इसमें है निरक्षरता। अधिकतर किशोर वर्ग से विशेषतम स्त्रियां निरक्षर है, जिसके कारण वह अपने परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाती हैं। दूसरा है अवैध दुरुपयोग, औषध दुरुपयोग। अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं और औषध या मदिरापन के कारण रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए
अभिशाप बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश को बिगाड़ते हैं। अगला है विवाह की निम्न आयु। तो विवाह की निम्न आयु उच्च मातृ मृत्यु दर का कारण बनती है, जो आगे जाकर लिंग अनुपात को प्रभावित करती है। अगला टॉपिक है समुचित मार्गदर्शन का अभाव। तो किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए ठोस कदम का अभाव है, जिस कारण वे मार्ग से भटक जाते हैं। अगला टॉपिक है अन्य चुनौतियाँ। इसमें HIV एड्स, किशोरी माताओं से उच्च मातृ मृत्यु दर आदि। अगला टॉपिक है हमारा भारत में आयु पिरामिड की विशेषताएं। तो उच्च आयु वर्ग में पिरामिड संकरा है। 22% जनसंख्या 50 वर्ष की आयु तक पहुंच जाती है। 60 वर्ष की आयु के लोगों की जनसंख्या 12% है और 40 से 49 वर्ष आयु वर्ग में 10% जनसंख्या पाई जाती है। भारत में लिंग अनुपात घटने के 4 कारण हैं। पहला, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को प्राथमिकता देना। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या। तीसरा, कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में ही कन्या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। चौथा, समाज में स्त्रियों को कम सम्मान प्राप्त होना, उनके स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान ना दिया जाना। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।